हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है, उसका क्विज क्वेश्चन बैंक के तौर पर हमने जो शुरू किया था उसको हम आगे ले जाने वाले हैं। ये वीडियो इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 25 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किया था, जिसके अंदर हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। साथ ही में असर्शन रीजन, ट्रू और फॉल्स और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया था। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, चाहे तो आप वो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है। पावर शेयरिंग चैप्टर पर हमने 20 मार्क्स का एक गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया है। लॉकडाउन से लेकर आज तक बहुत सारे बच्चों ने वो गूगल फॉर्म क्विज को अटेम्प्ट किया है। हर साल सीबीएसई एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम वो फॉर्म जो है अपडेट करते हैं। अगर आप भी ये क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपका करेक्ट ईमेल आईडी चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम आपको फॉर्म की लिंक मेल कर देंगे जो कि कंप्लीटली फ्री है। यस, ये क्विज कंप्लीटली फ्री है। क्विज अटेम्प्ट कीजिए और स्कोर जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जब आप मेल ओपन करते हो तो आपको वो आपका क्विज ओपन होगा। सारे के सारे 20 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए, सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको वहीं पर आपका स्कोर जो है वो व्यू करने को देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, ये बच्चे ने पूरे के पूरे 20 के 20 एमसीक्यू को करेक्ट अटेम्प्ट किया था और साथ ही में बाय डिफॉल्ट आपने जो फॉर्म फिल किया था वो उसकी एक कॉपी आपको आपके मेल बॉक्स में मिल जाएगी। यू विल रिसीव दैट मेल इन योर मेल बॉक्स। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सीबीएसई टॉपर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे हम क्वेश्चन बैंक और क्विज को ला सकें। चलिए आगे बढ़कर हम वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं, जो कि 2 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में सेक्शन बी में। पहला जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। Why is power sharing important in modern democracies? मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हर एक पॉइंट 2 मार्क को रहेगा। फटाफट से नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा और नोट्स के हिसाब से वीडियो देखते देखते ही क्वेश्चन लिखकर पॉइंट में कीवर्ड्स को आप लिख सकते हो। तो इसका तो रीजन रहेगा, पहला रीजन रहेगा कि डेमोक्रेसी में पावर शेयर होती है तो वो सोशल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस को कम करती है। ओके, reduces chances of conflicts between the social group, ये लिख दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पावर शेयरिंग लाती है, और क्योंकि वो जो है पावर शेयरिंग सारे के सारे सोशल सेक्शंस को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आप दोनों पॉइंट्स करेक्ट लिखते हैं तो इवैल्यूएटर आपको पूरे 2 के 2 मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। सेकेंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग बेस्ड पर, उसके आधार पर क्वेश्चन है हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? इंडिया में पावर शेयर डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे होती है? तो आपको तो पहले याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गन्स किसे कहते हैं और वो कौन से टाइप की पावर शेयरिंग है। तो फटाक से इसको भी लिख दीजिएगा। पहला जो है आपको लिखना है कि इंडिया के गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन्स है। आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये कर लिया है। पावर ऑर्गन्स में डिवाइड होती है, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर डिवाइड होती है, और उसको हम हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, जिसको चेक एंड बैलेंस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। अगर आप ये दोनों भी पॉइंट्स लिखते हो पूरे से तो आपको 2 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हाउ इज पावर शेयर्ड अरेंजमेंट इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम? बेल्जियम और श्रीलंका की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एक दूसरे से अलग कैसी है? अभी हमने बेल्जियम की देखी थी, इंडिया की भी देखी थी। तो श्रीलंका ने जो पावर शेयरिंग को
अटेम्प्ट किया था वो थी मेजोरिटेरियन पावर शेयरिंग, जिसमें सिन्हाला लोग थे वो मेजोरिटी में थे। बेल्जियम ने पावर को अकोमोडेट किया, पावर को शेयर किया डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप में, तो उन्होंने यूनिटी को भी मेंटेन किया था। तो श्रीलंका की पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट मेजोरिटेरियन है और बेल्जियम का अकोमोडेशन टाइप है। तो ये पार्ट ए बी भी लिख सकते हैं, पॉइंट 1 और 2 भी लिख सकते हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ, आप इंग्लिश के जैसा ए से टाइप डिस्क्रिप्टिव आंसर सोशल साइंस में बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे हम। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट्स में लिखिएगा, मार्क्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन है। विच कंट्री शेयर देयर बॉर्डर विथ बेल्जियम। आपको लगेगा ये बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ 4 कंट्रीज के नाम ही तो लिखने हैं। देखिए इसका क्वेश्चन कॉम्बिनेशन जो है 4 कंट्रीज के नाम लिखने, हाफ ऑफ मार्क के लिए एक कंट्री का नाम रहेगा। अगर आप इसमें से एक भी कंट्री का नाम गलत लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो इवैल्यूएटर आपका आधा मार्क कट करके आपको एक 1.5 मार्क ही अवॉर्ड कर देगा। तो फ्रांस जो है वो साउथ वेस्ट में, जर्मनी है वो ईस्ट में, लग्जमबर्ग है वो साउथ ईस्ट में और नीदरलैंड्स है वो नॉर्थ में बेल्जियम के साथ अपनी पावर शेयर करती है। तो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। और पार्ट 1 में भी हमने एक बहुत सी आसान सी एक ट्रिक समझी थी कि आप इसका एक्रोनिम बना लीजिए। एक्रोनिम कैसे बनाते हैं वो भी हमने आपको वहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो इस आंसर को भी यहाँ पर कर लेते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर हर एक कंट्री के फर्स्ट अल्फाबेट को यहाँ लिख दिया है। जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में कंट्रीज का नाम ले, जो भी कॉन्सेप्ट आपके साथ एसोसिएट करती है उसके हिसाब से इसको आप लगा दीजिए और एक अच्छा सा एक एक्रोनिम बना लीजिए। मैं जो हम जो टीचर है तो यहाँ पर FLNG बना दिया। FLN क्या है? FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जो कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि गवर्नमेंट ने किया है। तो F मतलब फ्रांस, यहाँ पर L है लग्जमबर्ग एंड N जो है वो है नीदरलैंड्स। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट डाल दिया FLNG। तो हम FLNG याद रखेंगे तो हमारे पूरे के पूरे चारों कंट्री के नाम याद रख सकते हैं। इस तरह से आप अपना खुद का एक्रोनिम बना सकते हैं और चारों कंट्री के नाम को याद रख सकते हैं, तो गलती नहीं होगी, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो सोर्स एंड केस बेस्ड है। What steps were taken by Belgium government to accommodate regional difference? बेल्जियम ने रीजनल डिफरेंस को अकोमोडेट करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए थे? तो आपको तो याद होगा, उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन करा दिया डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को, और उन्होंने जो है वो कंप्लीट यूनिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया था जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। उसको कल्चरल, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक इश्यूज पर पूरे के पूरे राइट्स थे कि वो डिसीजन ले ले। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप बेल्जियम गवर्नमेंट में ले कर लिए थे कि वो अकोमोडेट कर ले रीजनल डिफरेंसेस को। तो आप ये 2 पॉइंट भी सिर्फ लिख सकते हैं आपके नोटबुक में, जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो पॉइंट देखकर आप अपने हिसाब से पूरे सेंटेंस को यहाँ पर लिख सकते हैं और पॉइंट्स में आंसर आपका बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके अंदर छोटी सी स्टोरी देते हैं, कुछ तो इम्पोर्टेंट लाइक क्वेश्चन देते हैं और आपको ये आंसर सॉल्व करना पड़ता है। सपोज यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6, सपोज अ कंट्री हैज मल्टीपल एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, What approach should the government adopt to ensure peaceful coexistence? अगर एक कंट्री में बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स है, इथनिक ग्रुप्स है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो उनको कोई एग्जिस्टेंस एक साथ पीसफुली लोगों को रहने के लिए कौन से अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए? 2 पॉइंट्स में इसका आंसर लिखना है।
तो वो जो गवर्नमेंट है उनको तो पहले पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें सारे कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग में कंप्लीट सेम राइट्स उनको देना चाहिए। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए, इंक्लूड ऑल द कम्युनिटीज इन द डिसीजन मेकिंग। सेकेंड जो है वो कंट्री को स्टेप क्या करना चाहिए कि उनको सारे जो लिंग्विस्टिक एंड इथनिक ग्रुप्स है उनके कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही उनको राइट्स देना चाहिए, प्रोविजन मिलनी चाहिए, ताकि वो उनके राइट्स जो है वो बरकरार रहे, रिप्रेजेंटेशन उनका कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस हिसाब से आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, उनको पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन में है वो लॉ बनाना पड़ेगा। अगर कोई चीज लॉ बन जाती है तो उसको तोड़ना एक ऑफेंस मतलब पनिशेबल क्राइम बन जाता है, तो हर एक इंसान उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सिचुएशन दी जाती है और आपके नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए सिचुएशन यहाँ पर 7th क्वेश्चन में है कि क्लास को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, प्रेफरेंसेस फॉर एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करा रही है टीचर, इसके लिए क्लास को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है। टीचर अलाउज ग्रुप टू चूज वन एक्टिविटी फॉर अ वीक। बच्चों को उन्होंने चॉइस दिया गया है कि वो अपने हिसाब से एक्टिविटी को चूज कर ले। हाउ इज दिस एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग? तो ये पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल कैसे रहा? डेफिनेटली ये पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है जहां पर चॉइसेस दी जाती है चूज करने की, तो वो तो डेमोक्रेसी का ही एग्जाम्पल है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। देखिए हर एक बच्चे का इंटरेस्ट तो सेम नहीं रहेगा, कोई बच्चे स्पीकिंग में अच्छे रहेंगे, कोई राइटिंग में रहेंगे, कोई क्राफ्ट में, पेंटिंग में, या कुछ अलग स्किल्स में रहेंगे। तो उनके डाइवर्स इंटरेस्ट को प्रेजेंट करने के लिए टीचर ने यहाँ पर उनको चांस दिया है। टीचर है तो डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन नहीं है, उन्होंने नहीं बोला कि बच्चों को आपको यही एक्टिविटी करनी है, उन्होंने फ्रीडम दे रखा है कि वो अपने हिसाब से एक्टिविटी को चूज करेंगे। तो उन्होंने एकोमोडेट कर लिया सारे के सारे डिफरेंट इंटरेस्ट रखने वाले, उनके स्किल्स रखने वाले बच्चों को, और उनको चांस दिया। ये भी डेमोक्रेसी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिफरेंट ग्रुप को अकोमोडेट किया जाता है। दूसरी जो बात है इसके अंदर ऐसा करने से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होगी, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा यहाँ से एक्सक्लूड नहीं होगा, सब जो है बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये जो एक्टिविटी है वो पावर शेयरिंग का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि अकोमोडेशन किया है डाइवर्स इंटरेस्ट को और इक्वल पार्टिसिपेशन होगा हर एक का, जो कि हार्मनी एंड इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करती है। आगे का भी हमारा क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन के बीच में डिफरेंस क्या है? आपने पढ़ा है व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, जो कि 3 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? पहली तो बात है प्रूडेंशियल का, आप समझ सकते हैं कि उसको को रिलेट करके प्रूफ करते हैं उसमें। ओके, प्रूडेंशियल और प्रूफ, ये दोनों चीजें को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं हम? उसका आउटकम प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल श्रीलंका का, उसके अंदर जो वॉर हुआ था उससे उस कंट्री के कितने लोगों की जाने गई थी, कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ था, वो आप पेपर पर एस्टिमेट करके पूरा उसको प्रूव कर सकते हैं, आउटकम बता सकते हैं कितना वर्स था। सो प्रूडेंशियल रीजन जो रहता है पावर शेयरिंग का, वो आपके आउटकम पर बेस रहता है। प्रूडेंशियल रीजन प्रूव करता है उसके आउटकम्स को और एम्फसाइज करता है कि पावर शेयरिंग करना कितना जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। मॉरल रीजन तो आपको पता है, बहुत सारी मॉरल स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी, तो वो तो वैल्यू बेस पर रहती है। तो मॉरल रीजन जो रहता है वो एम्फसाइज करता है एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग बेस्ड ऑन वैल्यू। आपने जो पढ़ा था डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग इज ट्रू स्पिरिट ऑफ और वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो है वो मॉरल रीजन है। ओके, तो प्रूडेंशियल रीजन
आउटकम्स पर बेस्ड है, एंड मॉरल रीजन जो है वो वैल्यूज पर बेस्ड है। और एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज सिविल वॉर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आपको इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आपको पता है सिविल वॉर जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। तो आप सीधे से इजीली इसको याद कर सकते हैं, सिविल वॉर इज अ वॉर विद इन अ कंट्री। माहिष्मती के अंदर भल्लाल देव और बाहुबली का जो वॉर था वो तो सिविल वॉर का ही एग्जाम्पल है। अगर मूवी का एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चों को अच्छे से याद रहता है, सिविल वॉर इज अ वॉर विद इन अ कंट्री। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो श्रीलंका के अंदर सिन्हाला एंड इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, वॉर हुआ था, वो एग्जाम्पल है सिविल वॉर का। आगे चलकर हम सेक्शन सी को करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि 3 मार्क के रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग पर है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स बेल्जियम्स इथनिक कंपोजिशन यूनिक चैलेंजिंग फॉर पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बेल्जियम की इथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स क्यों है। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 3 मार्क के लिए रहेंगे। बेल्जियम के अंदर 3 जो इथनिक कम्युनिटी थी उनका रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना पड़ेगा पहले पॉइंट में। डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो 59% थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो 40% थी, और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी सिर्फ 8% थी। दूसरी जो बात आपको लिखनी है 2 पॉइंट, वो कॉम्प्लेक्स क्यों था, क्योंकि जो कंट्री थी उसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन माइनॉरिटी होकर भी वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल थे, क्योंकि उनको सारे के सारे रिसोर्सेस का एक्सेस बहुत जल्दी मिला था। और जो कंट्री, जो कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, वो उनसे कंपेयर इकोनॉमिकली उतनी प्रॉस्पर नहीं थी। और तीसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्यों है और प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, तो उसका रीजन है उनकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर ये कंप्लीटली वाइस वर्सा था, उल्टा था। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो जो थी वो मेजोरिटी में थी, जो कि कंट्री में वो माइनॉरिटी में थी। डच स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ पर माइनॉरिटी में थी। इसी कारण आपने देखा है कि बेल्जियम में आगे चलकर थोड़े टेंशन्स भी हुए थे, लेकिन पावर शेयरिंग करके बेल्जियम ने उसको सॉल्व भी करा दिया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस के आधार पर है। अभी अभी हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा है, तो उसको हमें श्रीलंका के साथ कंपेयर करना है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा। आप यहाँ पर 1.5 मार्क का भी आएगा और 3 मार्क्स 1 मार्क का भी ये आंसर आप लिख सकते हैं। पहले तो आप बेल्जियम का जो है इतनी कॉम्पोजिशन उसको लिख दीजिए। डच स्पीकिंग कम्युनिटी 59% थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी 40%, जर्मन 1% थी। श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी 74% थी, तमिल स्पीकिंग जो थी वो 18% थी, और इंडियन तमिल्स थे तो वो 5% थे। बेल्जियम ने इंक्लूसिव पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन को अडॉप्ट किया था। आप हर एक को लिखते हैं तो एक एक मार्क मिल जाता है। अगर आप बेल्जियम इंक्लूसिव पॉलिसी को क्रिएट किया था, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में भी लिख देंगे तो आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा, और श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरियन अप्रोच को लिख देंगे तो 1.5 मार्क इसका आपको मिलेगा। टोटल 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एप्लीकेशन लेवल है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व इथनिक कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द पावर शेयरिंग। 3 मेजर्स उन्होंने जो लिए थे। पहला तो मेजर था उनका, तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन करा दिया डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच लोगों ने उनको, डच लोगों को इक्वल प्रेजेंटेशन दे दिया, इसलिए डच लोगों ने उनको स्टेट में भी करा दिया। और उन्होंने और एक अलग डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट
बना दी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसके अंदर कल्चरल, एजुकेशन एंड इथनिक मैटर्स को डिसीजन लेने का पावर था। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री, इन द स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये जो है वो स्टेप्स उन्होंने ले दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है वो रीजनिंग बेस्ड है। मेंशन एनी 3 स्टेप्स which were taken by Sri Lankan government to achieve majoritarian। पहले क्वेश्चन में हमने बेल्जियम को देखा था कि उन्होंने कैसे अकोमोडेट किया था पावर शेयरिंग के हिसाब से। तो यहाँ श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को इम्पोज करने के लिए कौन से स्टेप लिए हैं। फर्स्ट जो स्टेप था जो श्रीलंका ने उठाया था मेजोरिटेरियन रूल को इम्पोज करने के लिए, तो वो था ओनली सिन्हाला एक्ट, जो कि उन्होंने 1956 में डिक्लेयर कर दिया, पास कर दिया, जिसके अंदर सिन्हाला ही एकमेव लैंग्वेज रहेगी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बरकरार करा दी, और उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया तमिल लैंग्वेज को और लोगों को। सेकेंड जो चीज उन्होंने करा दी वो है प्रेफरेंशियल पॉलिसी। प्रेफरेंशियल मतलब किसी को ज्यादा अहमियत देना। उन्होंने फेवर कर दिया सिन्हाला एप्लीकेंट को। सिन्हाला जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो कंप्लीट करा सकते हैं। आपको पता है हायर एजुकेशन होने के बाद ही आपको अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी के अंदर उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी प्रेफर कर दिया, प्रमोट कर दिया यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। थर्ड जो स्टेप्स उन्होंने लिया मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उन्होंने अपना खुद का जो रिलीजन था बुद्धिज्म, उसको प्रोटेक्ट और फॉस्टर कर दिया, उसको ही ज्यादा बढ़ावा दे दिया। इस हिसाब से ये तीनों स्टेप्स लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म को श्रीलंका में प्रस्थापित कर दिया। ओनली ही सिन्हाला एक्ट, प्रेफरेंशियल पॉलिसी एंड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो केस बेस और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है उसको पहले पढ़ते हैं। अ कंट्री हैज विटनेस टेंशन अमंग रीजन ड्यू टू अनइक्वल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। एक कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे टेंशन्स है क्योंकि वहां पर अनइक्वल अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर आप एक एडवाइजर रहते हैं तो आप कौन से 3 स्टेप्स वो उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री को के गवर्नमेंट को बता देंगे जो कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हार्मनी अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेल्जियम के मॉडल को ध्यान में रखकर आप एज ए एडवाइजर उस कंट्री को आपको सजेशंस देना है। पहला तो सजेशन आपको इजीली याद रहेगा, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन करा दीजिएगा अलग अलग भाषाएं बोलने वाले कम्युनिटी का, और उनको हर एक को डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन उनको दे दीजिएगा। दूसरी एडवाइस आप उस कंट्री को दे सकते हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी वो इस्टेब्लिश करे। ऑटोनॉमस रूल मीन सेल्फ रूल। हर जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा तादाद में है, मेजोरिटी में है, उनको सेल्फ रूल का पावर देना चाहिए। ये भी एडवाइस आप दे सकते हैं। थर्ड एडवाइस आप दे सकते हैं उस कंट्री के गवर्नमेंट को कि वो जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करा दे, बना दे, कि जो बेल्जियम में हुई थी उसकी जैसी कम्युनिटी गवर्नमेंट वो कंट्री बना सकती है, ताकि पीस एंड हार्मनी उस कंट्री में इस्टेब्लिश हो सकती है। 3 एडवाइस आपको समझना है कि आप एडवाइजर हो और ये 3 एडवाइस आपको देने हैं। यही इस तरह से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को तो आंसर पता रहता है, लेकिन सिचुएशन देखकर क्वेश्चन ना समझने की वजह से वो एग्जाम में थोड़ा हड़बड़ा जाती है। तो अगर आप हमारे वीडियो के अंदर ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। नेक्स्ट जो अब हमारा सवाल है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, which 3 demands of Sri Lankan Tamil accepted and met would have settled the ethnic conflict in Sri Lanka for good? Explain। श्रीलंका के अंदर
गवर्नमेंट ने कौन से 3 जो है वो मेजर्स उन्होंने एक्सेप्ट किए होते, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो नहीं होता था। तो उनको क्या करना चाहिए था, बेल्जियम के जैसे, वो आपको जो भी पड़ा है, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है। ये एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन है, आपके नॉलेज को रियल लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट कराना है, सॉल्यूशन इनको बताना है कि क्या करना चाहिए था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, उनको डिमांड जो तमिल लोगों की थी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो पहली तो डिमांड उनकी थी कि वो रिकॉग्नाइज करे तमिल को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए बच्चों, हमारे कंट्री में, इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहता है वो अपने मदर टंग के हिसाब से, अपने खुद के लैंग्वेज के हिसाब से वो एग्जाम दे सकता है। तो श्रीलंका भी ये भी कर सकती थी, सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज के बजाय तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज करार करा सकती थी। वो उनको करना था। नहीं, दूसरी बात जो उनको करनी थी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी थी तमिल्स को इन गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। जो कि उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी की थी वो कंप्लीटली उनकी रॉन्ग थी। उनको सिन्हाला लोगों को सिर्फ प्रमोट नहीं करना चाहिए था, तो ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो, तमिल लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। और उन्होंने और एक चीज करनी चाहिए थी कि प्रोविंशनल एटोनॉमी करना चाहिए था। आपने श्रीलंका का मैप ठीक तरह से देखा है, वहां पर बहुत सारे रीजन है जहां पर सिर्फ तमिल लोगों की तादाद वो जो है वो मेजोरिटी में है। अगर गवर्नमेंट वो उस रीजन में, उस लोकल एरिया में तमिल लोगों को एटोनोमस मतलब सेल्फ रूल का चांस देती थी तो श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर नहीं हो सकता था। तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं उसका आंसर एक्चुअली बहुत ही इजी रहता है। आपको ठंडे दिमाग से ठीक से उस पर थोड़ा सोचना पड़ता है ताकि आप उसका आंसर करेक्ट लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और फिफ्थ लास्ट जो हमारा सेक्शन सी है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको भी समझ लेते हैं, जो कि 5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। इसका कॉम्बिनेशन बच्चों कभी कभी 1+4 हो जाता है 5 मार्क का, कभी कभी 3+2 कर देते हैं, कभी कभी 2.5 भी कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखकर ये समझना है कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है और क्या पूछा है जिसका आंसर आपको आपके आंसर बुक में लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन दी मॉडर्न डेमोक्रेसी विद सुटेबल एग्जांपल। ये तो लास्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। ओके, तो 5 इसके डिफरेंट फॉर्म से इजीली आप इसको याद कर लीजिएगा, पॉइंट्स बना दीजिएगा। जो मैंने यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट किए हैं वो अगर सिर्फ आप आपकी नोटबुक में लिखकर रखते हैं पॉइंट्स के हिसाब से तो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। पहला तो फॉर्म है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर। सेकेंड जो फॉर्म है वर्टिकल पावर शेयरिंग है, जहां पर डिफरेंट लेवल्स पर पावर शेयर की जाती है, जो फेडरल है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के अंदर। थर्ड फॉर्म है जो पावर शेयर की जाती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर, इथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। इंडिया में जैसे रिजर्वेशंस है SC ST OBC और विमेन को, उस तरह से पावर शेयर की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पावर शेयर की जाती है, अलग अलग पार्टी एक साथ आके अगर उनको मेजोरिटी नहीं मिलती है वोटिंग के तो 2-3 पार्टी एक साथ बना के अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो ये भी एक पावर शेयरिंग का ही पार्ट है, टाइप है। पावर शेयर्ड अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप के अंदर पावर शेयर की जाती है। देखो बच्चों, यहाँ डॉक्टर से लेके, इंडिया में डॉक्टर से लेके ऑटो वाले तक सबकी अपनी अपनी एक यूनियन रहती है। यूनियंस अपने अपने हिसाब से प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। गवर्नमेंट अगर उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन ले रही है जो कि उनके इंटरेस्ट को हार्म कर रही है तो वो जो है वो अपना प्रेशर गवर्नमेंट पर डाल के, यूनिटी के अंदर डाल के वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं कि वो अपना डिसीजन चेंज करा दे या तो उनके हिसाब से कोई तो उसमें बदलाव लाए। तो 5 के 5 फॉर्म से आपको
लिखने हैं। अगर पॉइंट्स में भी आप लिखते हैं तो आप आपका खुद का जो है वो स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसको बाय हार्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, पॉइंट के हिसाब से याद रखकर आप खुद इसको पूरे सेंटेंस में एग्जाम में लिख सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हाउ बेल्जियम डेल्ट विद द कॉम्प्लेक्स इथनिक कॉम्पोजिशन थ्रू पावर शेयरिंग एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न्ड। ये हमने 3 मार्क्स में भी देखा था बच्चों, वहां हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे। देखिए ये मैंने पर्पसली लिया है यहाँ क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले सेम क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स को भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स को भी पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स को पूछे तो आपको थोड़े कम भी पॉइंट्स लिखे तो भी चलेगा, 5 मार्क को है तो पूरे के पूरा आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स में लिखोगे इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेंटेंस आप ब्रेक करके 1-2 नंबर लिखवा के पॉइंट्स बोल दो, ऐसा तो नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो रहते हैं वो आंसर के अंदर आने चाहिए। व्हाट लेसन कैन बी लर्न, ये जो है उसको 1 मार्क रहेगा। तो इतनी कंपोजिशन जो है वो 4 पॉइंट्स में लिखना है और लास्ट का लेसन 1 मार्क में लिखना है। अगर आप भूल जाते हो क्या लेसन उसे हमने लर्न किया है तो एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स कट करके आपको सिर्फ 4 मार्क्स ही देगा। तो देखिए बेल्जियम तो हैड अ वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इथनिक कंपोजिशन। उसके अंदर डच और डच लोग जो थे वो मेजोरिटी में है, फ्रेंच लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया टेंशंस को और अवॉइड कर दिया सिविल वॉर को। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन करा दिया स्टेट में और सेंटर में। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो कंप्लीटली स्टेट में भी करा दिया। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली उनको राइट्स दिए गए। डिफरेंट एक अलग सी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी उन्होंने बना दी। ये मैं थोड़ा फास्ट लूंगी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी थर्ड 3 मार्क के क्वेश्चन में पहले ही समझ लिया है। लेसन हमने क्या यहाँ पर सीखा है? बेल्जियम टीचेस दैट अकोमोडेशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी कैन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर नेशनल यूनिटी। इससे हमने लेसन क्या लिया है? तो कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो कम हो जाती है पूरी की पूरी, और कंट्री में यूनिटी जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो कंपैरेटिव एनालिसिस है। कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका के पावर शेयरिंग का। तो ये जो है क्वेश्चन, ये देखिए हमारा 1.5 एंड 3 मार्क्स था। हाउ डिड देयर अप्रोचेस इम्पैक्ट नेशनल यूनिटी? कंपैरिजन यहाँ पर बेल्जियम के साथ श्रीलंका का आप करोगे, ये 1.5 और ये 1.5 रहेगा, और उसका इम्पैक्ट आप जो लिखोगे वो 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, हर एक पॉइंट यहाँ का हाफ मार्क का रहेगा, यहाँ भी हाफ मार्क का रहेगा, और ये जो 2 पॉइंट है ये है 1-1 मार्क के लिए। तो बेल्जियम में है वो उन्होंने इंक्लूसिव टाइप ऑफ पावर शेयरिंग की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया और कम्युनिटी गवर्नमेंट को लिया। लेकिन श्रीलंका ने जो है वो मेजोरिटेरियन रूल कर दिया, जहां पर ओनली सिन्हाला जो एक्ट था उन्होंने पास करा दिया। सिर्फ सिन्हाला लोगों को प्रेफर किया प्रेफरेंशियल पॉलिसी के अंदर, और उन्होंने क्या किया था कि तमिल लोगों की डिमांड जो है उनको पूरी की तरह इग्नोर कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि बेल्जियम ने इंक्लूसिव पॉलिसी को प्रमोट करके यूनिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर किया अपनी कंट्री में, और श्रीलंका ने एक्सक्लूड करके तमिल लोगों को उनके कंट्री के अंदर अनरेस्ट ओके और सिविल वॉर को इनवाइट करा दिया। आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्या पूछा है इसके हिसाब से आंसर लिखना है। अगर आप इस तरह से ये क्वेश्चन का 2-3 पार्ट रहते उसको अगर ठीक से नहीं पढ़ते और उसको अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो इवेल्युएशन एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पावर शेयरिंग इज ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्यों है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का स्पिरिट, सोल क्यों है, आत्मा क्यों है। पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करती है, रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करके सब कम्युनिटी को अपना अपना वॉइस देती है, चेक एंड बैलेंस करती है ताकि पावर को मिसयूज ना हो, प्रमोट करती है स्टेबिलिटी को, हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो गवर्नमेंट भी स्टेबल होती है, बीच में ही
गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं होती। और ये है पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से डीपन करता है कि डेमोक्रेटिक के वैल्यूज को। लास्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी एंड एप्लीकेशन लेवल बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि इमेजिन यू आर पॉलिसी एडवाइजर फॉर अ कंट्री विच is facing ethnic conflict. Based on idea of power sharing, what you have learned from this chapter, 5 measures आपको suggest करने हैं हार्मनी एंड पीस को establish करने के लिए। इस टाइप का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी हमने किया था, अपने 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे थे। अगर आप पॉलिसी एडवाइजर होते तो आप वो कंट्री को क्या सजेस्ट करोगे? फर्स्ट तो आप ये सजेस्ट कर दीजिएगा, रिकमेंड कर दीजिएगा कि वो कंट्री डिसेंट्रलाइज करे, पावर स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है वो कल्चरल ऑटोनॉमी दे दे, जहां पर भी जो रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो उनको सेल्फ रूल को उनको प्रमोट करना है। इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन करा दे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर। कम्युनिटी बेस्ड काउंसिल बना दे बेल्जियम की तरह। और ये जो सब बातें हैं वो अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के तौर पर बरकरार करा दे, ताकि जो भी उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो वो तो पनिशेबल क्राइम हो जाएगा, कोई भी जरूरत नहीं करेगा कि लॉ के खिलाफ जाए। इस तरह से वो जो कंट्री है वो पीस एंड हार्मनी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनी बना सकती है। ये एडवाइस आपको लिखना है। आपको ये आंसर पता होगा, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस में मैंने पहले भी बोला था, सिचुएशन देखकर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा CBSE टॉपर चैनल को। थैंक यू।